हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, केंद्रीय बलों से रिलेटेड कुछ गुण। और तो हम लोग पहले उनके कथन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उनको प्रूव करेंगे। तो देखो पहला तो ये है, एक तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें की थी कि उसका जो कोई भी केंद्रीय बल के अधीन अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है अंडर द सेंट्रल फोर्स, उसका जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया था। अभी दूसरा स्टेटमेंट देखो, लिखो केंद्रीय बल के अधीन, केंद्रीय बल के अधीन कण एक समतल में गति करते हैं। केंद्रीय बल के अधीन कण सदैव एक समतल में गति करते हैं। केंद्रीय बल के अधीन कण सदैव एक समतल में गति करते हैं। केंद्रीय बल के अधीन कण सदैव एक समतल में गति करते हैं। केंद्रीय बल के अधीन कण सदैव एक समतल में गति करते हैं। केंद्रीय बल के अधीन कण सदैव एक समतल में गति करते हैं। पार्टिकल्स are confined in a plane. Particles are confined in a plane. Particles are confined in a plane in the motion under central forces. In the motion under central forces. ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, इसका क्या मीनिंग है? पहली चीज तो ये, इसका मीनिंग ये समझना कि जैसे केंद्रीय बल के अधीन कोई पार्टिकल गति कर रहा है, सेंट्रल फोर्स है और उसके अंडर एक पार्टिकल मोशन में है, गति कर रहा है। तो जब वो मोशन में है तो उस पार्टिकल का जो गति करने का जो तल है, जो प्लेन है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे एक पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसे, तो इसी तरीके से मोशन करता रहेगा, वो ऐसे 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 चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे मोशन कर रहा है मतलब इस प्लेन में मोशन कर रहा है, इस तल में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक पेपर है, तो अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस पेपर वाले प्लेन में कर रहा है। अगर पार्टिकल का तल चेंज हो गया, पार्टिकल की मोशन का जो प्लेन है वो चेंज हो गया, मान लो इस तरीके से मोशन करने लगे ऐसे, इसका मतलब प्लेन ऐसे आ गया, प्लेन का मतलब तल ऐसे आ गया। वो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स के अंडर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो हमेशा एक प्लेन में, एक ही प्लेन में मोशन करता है। मतलब वो एक फिक्स पैटर्न है कि इसी में ऐसे कर रहा है तो वो ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे नहीं चलने लग जाएगा, या ऐसे या किसी और प्लेन में नहीं जाएगा, और तल में गति नहीं करेगा वो। ये इसका रूल है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मान लो कि 1 सेकेंड, ये मोशन हो रहा है, ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ये कोई मान लो कि कोई प्लेनेट है और उसके चारों तरफ कोई मून रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो ये जो प्लेन है, ये इसी जो पार्टिकल है वो इसी प्लेन में मोशन करेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर ऐसे मोशन करेगा फिर ऐसे करने लग जाए, ऐसे करने लग जाए, इस तरीके से नहीं करेगा। वो इसके चारों तरफ तो घूमेगा, लेकिन इस एक ही प्लेन में, एक ही तल जो है वो उसका फिक्स रहेगा। तल जो है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लेन है वो जो घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर में कोई लाइन बनाऊं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये फिक्स रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये जो तल है वो फिक्स रहेगा, प्लेन विल बी फिक्स। तो ये पार्टिकल है वो जो मोशन करेगा तो वो एक पर्टिकुलर उसमें ही करेगा, ठीक है, तल के अंदर, पर्टिकुलर प्लेन में। तो इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, है ना। प्रूफ देखिए, प्रूफ की बात करते हैं हम लोग। तो लिखो, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण v वेग से, माना एक m द्रव्यमान का कण v वेग से केंद्रीय बल F के अंतर्गत गति करता है, केंद्रीय बल F के अंतर्गत गति करता है। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, let a particle of mass m is moving, let a particle of mass m is moving with velocity v under central force F, is moving with velocity v under central force F, under central force F, ठीक है, क्लियर। देखो क्या है,
ऐसा है कि एक पार्टिकल घूम रहा है क्या है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्लेन है वो फिक्स रहेगा, उसका जो तल है वो नियत रहेगा, इसका मास है m और वेलोसिटी है v है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में कुछ हमारे को तो प्रूव करना है ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, सिंस कण का कोणीय संवेग जे वेक्टर लिख दूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्या है, जे वेक्टर। और जे वेक्टर का, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ एक बार, कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। जे वेक्टर है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये होता है, पढ़ा था ना मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के। पी वेक्टर होता है सिंस मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग, इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लिकेशन। ये मैं यहाँ रख दूँ तो बाई 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, 1 और 2 से क्या हो रहा है, जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस m इंटू वी वेक्टर, ऐसा है, ठीक है। अब समझना, इस जे वेक्टर इक्वल टू m को तो बाहर ले लेता हूँ, m तो कांस्टेंट है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है ये, ठीक है। अपने को एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, मुझको एक चीज़ मालूम ये है कि केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है, तो उसका जे वेक्टर इस तरीके से आ गया। और हमको ये भी पता है कि सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जे जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, मतलब लास्ट स्टेटमेंट जो था लास्ट लेक्चर का, उसमें ये प्रूव किया था। तो लिखो केंद्रीय बलों के अंतर्गत जे वेक्टर इज नियत अंडर द सेंट्रल फोर्सेस, जे वेक्टर इज कांस्टेंट। जे वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, जे वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब जे कांस्टेंट है, इट मीन्स एम वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहने का मीनिंग समझ रहे हो, ये कांस्टेंट रहने का मीनिंग है कि एम तो चलो कांस्टेंट है ही, आर वेक्टर और वी वेक्टर ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी नियत रहेगा, ये भी नियत रहेगा। और ये नियत रहने का मतलब ऐसा है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, वी का मैग्नीट्यूड वी और साइन थीटा इंटू एन कैप, ऐसे लिख सकता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसा लिख सकता हूँ, ये पूरा कांस्टेंट है, नियत है ये। और ये कांस्टेंट, ये नियत होने का मतलब है ये तो सारे मैग्नीट्यूड, इसका मतलब दिशा, मैग्नीट्यूड परिमाण भी नियत रहेगा और दिशा एन कैप भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि एन कैप नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एन कैप नियत रहेगा, एन कैप कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है, इस चीज को समझना, इससे कैसे पता चला कि जो तल जो है प्लेन कांस्टेंट रहेगा। हम लोगों को ये प्रूव क्या करना है, हम लोगों को ये प्रूव करना है कि सेंट्रल फोर्स के अंडर जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल का जो तल है, उस पार्टिकल का जो मोशन का प्लेन है जिसमें वो गति कर रहा है, वो रहेगा कांस्टेंट। मतलब पार्टिकल हमेशा उसी तल में, उसी प्लेन में मोशन करता रहेगा, प्लेन चेंज नहीं होगा, ऐसे ऐसे करता करता ऐसे ऐसे करते ऐसे चेंज नहीं होगा।
एक प्लेन में जिसमें मोशन कर रहा है उसी प्लेन में रहेगा। तो ये हम लोग इससे प्रूव करते करते हम लोग एन कैप तक पहुंच गए कि एन कैप कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस चीज से मैं कैसे बताऊं कि ये प्लेन भी कांस्टेंट रहेगा, अब इस चीज को समझना। पहुंच करके पहले इसको छाप लेना, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब समझो, जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है ओ से, ये मान लो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। अरे यहाँ से केंद्रीय जो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन एक एक्सिस के अबाउट होगा, तो मान लो ये एक्सिस है, यहाँ से एक्सिस निकल रहा है, ये आर वेक्टर हो गया, उसका स्थिति सदिश हो गया, और पार्टिकल जा रहा है मान लो इस तरफ, वी वेक्टर, ठीक है। तो जो जे का डायरेक्शन होगा, जे का डायरेक्शन, वी का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो संवेग का मोमेंटम का भी यही डायरेक्शन होगा, क्योंकि P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, तो इसका भी डायरेक्शन यही हो गया। तो J का जो डायरेक्शन हुआ है वो हुआ R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये है, मतलब R और P के परपेंडिकुलर, R और P के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन J का, और R और P के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, R और P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो n कैप है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू पी साइन थीटा n कैप, ऐसे लिखेंगे ना। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब J वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के लंबवत होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से यही कंक्लूजन निकलता है सदिश गुणनफल से। तो इसका मतलब कि J वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो n कैप आ रही है, n कैप आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि एन कैप जो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब जे की जो दिशा है वो एन कैप वो नियत है, जे की डायरेक्शन फिक्स है। दूसरा हम लोगों को पता है इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। इसका मतलब है जे जो कांस्टेंट है, ये तो पता ही था, तो जे कांस्टेंट है तो एन कैप कांस्टेंट है, एन कैप कांस्टेंट है, मतलब आर और पी, आर ये और पी ये, तो आर और पी का जो तल है, प्लेन है, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रिपीट कर रहा हूं इसको, थोड़ा ये उल्टी तरीके से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझना। जे जो है वो कांस्टेंट है, जे नियत है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है कि इधर का कांस्टेंट तो इधर का भी कांस्टेंट, इधर का कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, मतलब और डायरेक्शन एन कैप भी कांस्टेंट। एन कैप कांस्टेंट मतलब इसका मतलब होगा कि आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब आर वेक्टर और पी वेक्टर तभी कांस्टेंट रहेंगे जब आर वेक्टर और पी वेक्टर के लिए एन कैप बदले नहीं, और एन कैप नहीं बदलेगा, इसका मतलब आर वेक्टर और पी वेक्टर हमेशा एक ही तल में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, क्योंकि प्लेन अगर चेंज हो गया तो एन कैप की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और एन कैप की डायरेक्शन चेंज होते ही जे वेक्टर चेंज हो जाएगा, जबकि जे वेक्टर इज कांस्टेंट, जे वेक्टर कांस्टेंट है। इसका मतलब जे वेक्टर कांस्टेंट है तो एन कैप भी कांस्टेंट, एन कैप कांस्टेंट मतलब आर और पी का जो प्लेन है वो कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ये थोड़ा सा लॉजिकली है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये। देखो एन कैप नियत है, इसका मतलब है कि आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का जो प्लेन है, जो तल है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप ये छाप लेना पॉज करके, इसके बाद में यहाँ पे लिख लेना। अतः एन कैप नियत है, अतः एन कैप नियत है, इसलिए आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का तल भी नियत होगा। एन कैप नियत है, इसलिए आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का तल भी नियत होगा, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का तल भी नियत होगा। अर्थात कण एक नियत तल में गति करेगा, अर्थात कण एक नियत तल में गति करेगा, अर्थात कण एक नियत तल में गति करेगा, ठीक है। कण एक नियत तल में गति करेगा, इंग्लिश में लिख लो। Since n cap is constant, since n cap is constant, since n cap is constant, therefore the plane of r vector cross v vector, therefore the plane of r vector cross v vector, therefore the plane of r vector cross v vector
will be also constant. The plane of r vector cross v vector will be also constant. Will be also constant. It means the particle will confined in a fixed plane. It means the particle will confined in a fixed plane. In a fixed plane. ठीक है, क्लियर है? चलो, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ये हो गया। जैसे एग्जाम में क्या होता है, एक दो छोटे छोटे स्टेटमेंट पूछ के उनको प्रूव करने के लिए पूछते, तो एक स्टेटमेंट तो लास्ट लेक्चर के अंदर बताया मैंने, एक स्टेटमेंट ये हो गया। एक स्टेटमेंट की और बात करते हैं हम लोग। देखो, इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये है कि लिखो स्टेटमेंट, चलो ये शायद इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हम लोग हड़बड़ी में नहीं करें, हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज टाइम बचेगा नहीं, तो वो सेपरेट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उसको अलग से बात करते हैं। ठीक है।